जरा सोचो दोस्तों, अगर एक लड़का जॉब करने के लिए गांव से शहर आता है, लेकिन यहाँ पर इलीगल तरीके से काम करने के लिए वो एक खतरनाक गुंडे से कुछ लाख रुपए उधार के तौर पर लेता है। लेकिन जब वो टाइम पर पैसे चुका नहीं पाता तो अब उसके साथ क्या होगा, और ये कौन सा इलीगल बिजनेस है, इसे चलाने के पीछे किसका हाथ है? क्या वो ये सब कुछ पता करके ये इलीगल बिजनेस करने वाले लोगों को पकड़ने में कामयाब हो पाएगा, या फिर इस चक्कर में उसकी खुद की ही जान मुसीबत में पड़ जाएगी? यही देखेंगे हम आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर कहानी में। दोस्तों, इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही जबरदस्त है और एंडिंग में हमें एक ट्विस्ट भी देखने को मिलता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही साउथ के नए नए मूवीज लेकर आते हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम रात में एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी बाइक लेकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उस एरिया की सभी लाइट्स बंद हो जाती है। वो लड़का अपनी गाड़ी को रोकता है और वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट होती है, उसे भी कोई फोड़ देता है। तो अब यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इतने में ही कुछ गुंडे आकर उस लड़के के ऊपर हमला कर देते हैं। ये लड़का अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों से जबरदस्त फाइटिंग करता है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में होने की वजह से वो उसे पकड़कर उसे बहुत ही बेरहमी से मारते पीटते हैं। उस लड़के के ऊपर चाकू से वार करते हैं, जिससे कि वो लड़का बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, लकीली उस रास्ते से पुलिस की गाड़ी जा रही थी और वही आवाज सुनकर वो गुंडे लोग तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। और यहाँ पर पुलिस उस लड़के को देखकर तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाती है और यहाँ उसका इलाज शुरू हो जाता है। अब ये लड़का कौन है, वो गुंडे लोग उससे क्यों मार रहे हैं, यही दिखाने के लिए कहानी जाती है फ्लैशबैक में। और यहाँ पर सीन स्टार्ट होता है कोर्ट रूम से। अब यहाँ पर हम उसी लड़के शंकर को देखते हैं और जज साहब उसे कहते हैं कि बताओ तुम्हारा वकील कहाँ पर है। शंकर कहता है कि सर, मेरा केस कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा। तो अब जज साहब उसे उसकी प्रॉब्लम पूछने लगते हैं। शंकर कहता है कि मेरे पिताजी मुझे पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, लेकिन अब मुझे और ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ाना चाहते हैं। तो उसके बाद शंकर के पिताजी कटघरे में आकर बताने लगते हैं कि जज साहब, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बने। तो जज उन्हें कहते हैं कि अब तुम्हारा लड़का बड़ा हो गया है, तुम उसके ऊपर अपने सपनों को लाद नहीं सकते। वो जो करना चाहता है उसे करने दो, और अगर वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो तुम उसे अपने जायदाद से निकाल दो, लेकिन तुम उसके मर्जी के खिलाफ उसे कुछ भी करने के लिए उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर शंकर के पिताजी ठीक ऐसा कहते हैं, और यहाँ पर शंकर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जज साहब का शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि ये किस इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, और उसके बाद वो अपने मोहल्ले में आकर डांस वगैरह करने लगता है। उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ हम राजेश नाम के एक बंदे को देखते हैं। वो अपने रूम में सो रहा होता है और तभी उसके ऊपर फैन आकर गिरता है, जिससे कि अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो फैन उसके सेंटर पॉइंट पर ही गिरा था। अब जैसे तैसे वो खुद को संभालता है, तभी इतने में ही उसकी बहन का उसे कॉल आता है और वो उसे बताती है कि यहाँ पर शंकर का उसके पिताजी के साथ झगड़ा हो गया है, इसलिए वो हैदराबाद जॉब करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। तुम उसे कुछ मत कहना, मेरे पास कुछ पैसे थे वो मैंने उसे दे दिए हैं, बस तुम उसका ध्यान रखना और कोई अच्छा सा जॉब दिलवा देना। तो दोस्तों, शंकर का मामा राजेश ठीक ऐसा कहता है। और अब यहाँ इस तरफ शंकर हैदराबाद पहुंच जाता है और यहाँ की खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद उसका मन भटकने लगता है। तभी वहां पर उसकी नजर दीप्ति नाम की एक लड़की पर पड़ती है, और दीप्ति यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ कुछ कपड़े खरीदने के लिए आई थी। अब पहली नजर में जब शंकर उसे देखता है तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे उस कपड़े की दुकान के अंदर चला जाता है। अब वो दोनों लड़कियां ये बात नोटिस करती है कि एक लड़का उन्हें घूरे जा रहा है। अब दीप्ति अपने फ्रेंड से कहती है कि अब तू देख मैं कैसे इसे पोपट बनाती हूँ। फिर वो शंकर को देखकर स्माइल करने लगती है और शंकर की ही पसंद का ड्रेस सिलेक्ट करती है। फिर जब पेमेंट करने की बारी आती है तो दोस्तों, दीप्ति का एक भी कार्ड काम नहीं कर रहा था। अब वहां पर पेमेंट ना होने की वजह से शंकर आगे आता है और कहता है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बिल भरता हूँ, बाद में मुझे मेरे पैसे लौटा देना। और दीप्ति भी उसे कहती है कि ठीक है, थैंक यू, तुम फिलहाल पैसे दे दो, मैं बाद में तुम्हें गूगल पे कर दूंगी। अब हमारा शंकर दीप्ति को तो इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो घर से लाए हुए 10,000 उस ड्रेस को खरीदने में लगा देता है, और फिर दीप्ति और उसकी फ्रेंड उस ड्रेस को लेकर चली जाती है। शंकर जब बाहर आता है तब उसका मामा उसे लेने के लिए आता है और शंकर उसे कहता है कि हैदराबाद कितना बढ़िया है यार, मैंने उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से मदद की, मतलब कि उसका पेमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसका ड्रेस खुद से खरीद कर उसे दे दिया। अब बाद में वो मुझे 10,000 रुपए गूगल पे करेगी। ये बात सुनकर राजेश उसे कहता है कि वेलकम टू हैदराबाद, यहाँ पर जब एक बार पैसे जाते हैं तो वापस नहीं आते। शंकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की मुझे बहुत ही सीधी सादी लगी, लगता है तुम मुझ पर जल रहे हो, मुझे पक्का यकीन है वो लड़की पैसे लौटा देगी। राजेश कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमसे ज्यादा साल मैंने इस सिटी में बिताए हैं। ऐसा कहकर वो लोग घर पर चले जाते हैं। अब उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर चंदू नाम के एक बिल्डर को डांटने लगता है, क्योंकि टीवी में न्यूज चल रही होती है कि चंदू नाम के बिल्डर ने जो बिल्डिंग बनाई थी वो कुछ ही सालों में ढह गई और उसमें 8 लोगों की मौत हो गई।
तो इंस्पेक्टर उसे कहता है कि ये तुमने किस तरह की बिल्डिंग बनाई थी जो इतने कम सालों में गिर गई। अब जो बिल्डिंग के नीचे लोग मरे हैं उनका क्या होगा। जिस पर चंदू कहता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मैं वो बिल्डिंग बनाते हुए एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कम से कम पिलर बनाकर बिल्डिंग बनाना। अब ये बात सुनकर इंस्पेक्टर उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि तुम क्या बेवकूफ हो जो पिलर की बिना बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। ऐसा कहकर उसे जेल के अंदर डालकर बहुत ज्यादा कुटाई करता है और कहता है कि आइंदा ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की गलती दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहाँ जेल में सड़ते रहो। अब उसके अगले दिन हम दीप्ति को और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो स्कूटी चलाते हुए कहीं पर जा रही होती है। तभी वहां पर शंकर और उसका मामा डोसा खा रहे होते हैं और शंकर दीप्ति को देखकर तुरंत ही उसे रोक लेता है। कहता है कि तुम मेरे पैसे सेंड करने वाली थी, उसका क्या हुआ। दीप्ति उसे कहती है कि कैसे पैसे और तुम कौन हो। शंकर कहता है कि अरे वाह रे वाह, मतलब पैसे लेने के बाद मुझे भूल गई। मैंने तुम्हारे ड्रेस के पैसे पे किए थे। यहाँ पर मेरे साथ कुछ चालाकी नहीं चलेगी, चुपचाप मेरे पैसे लौटा दो। तो वो लड़कियों का जीएसटी है, गर्ल्स सर्विस टैक्स। चलो अब हमारा रास्ता छोड़ो। ऐसा कहकर वो दोनों लड़कियां चली जाती है। शंकर राजेश से कहता है कि ये लड़की तो मुझे चुना लगाकर चली गई यार। राजेश कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, यहाँ की लड़कियां जैसे दिखाई देती है वैसी नहीं है। अब उसके बाद हम एक बहुत ही शानदार आलीशान घर को देखते हैं जहाँ पर सत्या नाम का एक बिजनेसमैन अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी को आवाज देने लगता है। फिर अपनी पत्नी के पास आकर कहता है कि इस बैग में 15 लाख है, इसे अच्छे तरीके से संभाल कर रखो। उसकी पत्नी श्वेता उससे पूछती है कि तुम हर रोज लाखों रुपए ला रहे हो, बताओ ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो कि तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं। तो सत्या उसे कहता है कि तुम बस पैसे गिनो, वो कहाँ से आ रहे हैं ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपने छोटे बेटे के साथ बात करने लगता है। उसका बेटा कहता है कि पापा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा खेलकूद में मन लगता है। तो सत्या उसे कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम बस पास होने के लिए 35 मार्क्स लेकर आओ, बाकी मैं सब कुछ संभालूंगा। और पढ़ाई से भी ज्यादा लोगों को पढ़ने में ध्यान दो। अगर तुम्हें लोगों की कमजोरियां पता चल गई तो आगे जाकर तुम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। इस तरह की बातें वो अपने बेटे को बता रहा होता है। खैर अब उसके अगले दिन हम दीप्ति और उसकी फ्रेंड को एक कैफे में बैठे हुए देखते हैं। तो उस कैफे में शंकर भी होता है और वो दीप्ति के पास आकर फिर से अपने पैसे मांगने लगता है। दीप्ति उसे कहती है कि मैंने कहा ना वो हमारा सर्विस टैक्स है, अब तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, चलो जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर शंकर उसका आईफोन ले लेता है और कहता है कि जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगी ये फोन तुम्हें नहीं मिलेगा। तो अब दीप्ति उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। कहती है कि अरे यार ये 75,000 का फोन है, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मेरा फोन लौटा दो। ऐसा कहते हुए अपना फोन छीनने लगती है। तो अब यहाँ पर शंकर को गुस्सा आता है और वो दीप्ति को किस कर लेता है। कहता है कि ये है बॉयज सर्विस टैक्स, अगर सर्विस पसंद आई हो तो मुझे दोबारा याद कर लेना। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ दीप्ति तो बस देखती रह जाती है। अब उसके बाद जब ये दोनों रात में एक बार में बैठकर शराब पी रहे होते हैं तो शंकर यहाँ पर अपने मामा से कहता है कि अब मुझे पैसे नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये किस मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। इस तरह से ये लोग बात कर रहे होते हैं और तभी उनके टेबल के पीछे समीर नाम का एक लड़का बैठा होता है और वो नशे में होने की वजह से वेटर को कुछ बड़बड़ाने लगता है। तभी उसकी बातें सुनकर शंकर पीछे मुड़कर देखता है और वो उसे तुरंत ही पहचान लेता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं। अब समीर भी उसके पास आकर बैठता है तो शंकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। समीर बताता है कि मैं यहाँ पर एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ, महीने के 50,000 रुपए मिलते हैं मुझे। तो शंकर शॉक हो जाता है और कहता है कि अबे तू तो 10वीं फेल है ना, तो फिर तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कैसे मिल गई। समीर कहता है कि मैं 10वीं में फेल हो गया था, ये बात तू जानता है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो कंपनी नहीं जानती ना। मैंने डिग्री कंप्लीट करने का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवाया और वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बनाकर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद मुझे उस कंपनी में जॉब मिल गई। तो शंकर उसे कहता है कि मुझे भी ऐसा जॉब करना है, मैं भी तुम्हारी तरह पैसे कमाना चाहता हूँ, प्लीज यार मुझे बता दे वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर ऐसे फेक सर्टिफिकेट बनाकर मिलते हैं। तो समीर नशे में होने की वजह से उन लोगों को वो एड्रेस बता देता है और एक सीक्रेट कोड भी बता देता है जिससे कि उस एजेंसी के लोग इन्हें पहचान सके। तो फिर क्या था, उसके अगले ही दिन शंकर अपने मामा के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों शॉकिंगली वहां पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ रिसेप्शन पर तो दीप्ति काम कर रही है। अब यहाँ पर शंकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। दीप्ति कहती है कि मैं यहाँ काम करती हूँ, बताओ तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो शंकर बताता है कि मुझे यहाँ पर इंजीनियरिंग का एक सर्टिफिकेट बनवाना है। दीप्ति कहती है तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पर ये सब कुछ मिलता है। शंकर बताता है मेरा एक दोस्त है समीर, मुझे उसने बताया, उसने भी यहीं से सर्टिफिकेट बनवा कर लिया था। तो फिर दीप्ति उन लोगों को कोड के बारे में पूछती है और अब ये लोग उसे कोड वर्ड बता देते हैं। फिर दीप्ति उन लोगों को कौन सा सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कितने पैसे लगेंगे वो लिखा हुआ कार्ड देती है। मतलब कि वहाँ पर 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक अलग अलग फील्ड में मिलने वाले सभी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो शंकर को इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट चाहिए था जिसका रेट 2 लाख रुपए होता है। दीप्ति उसे कहती है कि 2 लाख रुपए लेकर आओ और सर्टिफिकेट ले जाओ।
अब वहां से बाहर निकलने के बाद शंकर सोचने लगता है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा। उसका मामा उसे कहता है कि मेरी तरफ मत देख, मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब उसके बाद शंकर को वहां पर थोड़ी ही दूरी पर कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। वो वहां पर जाकर देखने लगता है और उसे पता चलता है कि जो आदमी मार खा रहा है उसने जग्गा भाई से पैसे उधार के तौर पर लिए थे, लेकिन वो पैसे टाइम पर लौटा नहीं पाया, इसलिए जग्गा भाई और उसके गुंडे लोग उसे मार रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये जग्गा भाई लोगों को ब्याज के तौर पर पैसे देने का काम करता है और उससे पैसे लेने के लिए उसके पास कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है। तभी यहाँ पर शंकर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपने मामा को लेकर जग्गा भाई के पास चला जाता है और कहता है कि साहब मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा, तब तक मैं यहाँ पर अपने मामा की किडनी गिरवी रखता हूँ। तो जग्गा भाई अपने एक डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाता है तो सब कुछ ठीक होता है। और अब यहाँ पर ये बात देखकर उसका मामा तो शॉक ही रह गया था कि उसका भांजा पैसे के लिए उसकी किडनी भी गिरवी रख सकता है। उसके बाद ये लोग पैसे लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं और अब दोस्तों यहाँ पर फाइनल डील करते हुए हम इस बिजनेस को चलाने वाले सत्या को देखते हैं, जो कि दोस्तों वही सत्या है जो दिन में लाखों रुपए कमाता है। अब उसके और शंकर के बीच में इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट को लेकर बातचीत होती है और सत्या उसे कहता है कि तुम काउंटर पर अपने सारे डिटेल्स बता दो और पैसे भी वहीं पर दो, कुछ ही दिनों में तुम्हें तुम्हारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। शंकर भी वैसा ही करता है, काउंटर पर अपने सारे डिटेल्स और पैसे देकर वहां से चला जाता है। उसके बाद रात को पार्टी करने के लिए ये दोनों एक ढाबे पर आते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही मस्त आइटम डांस होता है, वहां पर एंजॉय करते हुए डांस करते हैं। अब उसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज पता चलती है, इसलिए वो लोग तुरंत ही उस ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारी भीड़ जमी हुई थी और यहाँ पर जो इलीगल सर्टिफिकेट बनाने का काम चल रहा था उसके बारे में पुलिस को पता चल गया था और अब पुलिस यहाँ पर इलीगल सर्टिफिकेट बनाने वाले को और फेक सर्टिफिकेट जिन जिन लोगों ने लिए हैं उन सभी लोगों को अब गिरफ्तार करने वाली थी। ये बात सुनकर शंकर और उसका मामा तो शॉक ही रह जाता है, क्योंकि उन्हें तो सर्टिफिकेट भी नहीं मिला और उनके पैसे भी चले गए थे। यहाँ पर सत्या इंस्पेक्टर से कहता है कि इंस्पेक्टर जरा संभल कर, अभी तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। इंस्पेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे अकड़ तो पुलिस स्टेशन ले जाकर तोड़ूंगा, हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और हम थोड़ी देर में सब कुछ पता कर लेंगे, सारे सबूत भी हमें मिल जाएंगे। उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ, तुम जैसे इलीगल धंधा करने वाले लोगों का तो एनकाउंटर करना चाहिए। ऐसा कहते हुए पुलिस सत्या का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाती है। अब यहाँ पर ये सब कुछ देखकर वहां पर आए हुए लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों के पैसे डूब चुके थे। शंकर पूछता है कि यहाँ पर जो लड़की बैठी थी वो कहाँ चली गई, तो एक आदमी कहता है कि वो लड़की भी यहाँ से फरार हो गई। तब वो लोग सोचने लगते हैं कि उनके 2 लाख रुपए कैसे वापस मिलेंगे। घर पर आने के बाद वो लोग इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी शंकर को याद आता है कि दीप्ति ने उसे एक नंबर दिया था। वो उस नंबर पर कॉल करता है और बिना जाने कि सामने कौन बोल रहा है वो सीधा उसे गाली देने लगता है। कहता है कि तू मेरे पैसे लेकर भाग नहीं सकती, मुझे मेरे पैसे लौटा दे। अब यहाँ दूसरी तरफ एक लेडी पुलिस ऑफिसर बात कर रही होती है। उसके बाद राजेश भी फोन को लेता है और कहता है कि जब तुमने शंकर से 10,000 रुपए लिए थे तो उसने तुम्हें किस किया था, और अब तो तुमने 2 लाख रुपए लिए हैं, तो सोचो वो क्या क्या करेगा। वो लेडी ऑफिसर कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम लोग किससे बात कर रहे हो, मैं पुलिस ऑफिसर फातिमा हूँ, रुको मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। अब ये बात सुनने के बाद ये लोग डर जाते हैं और तुरंत ही फोन को कट कर देते हैं। कहते हैं कि इस लड़की ने तो पुलिस स्टेशन का नंबर दिया था यार, इस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा, बहुत ही चालू लड़की है ये। और अब शंकर ठान लेता है कि वो किसी भी तरह से अपने पैसे वापस लेकर ही रहेगा। यहाँ दूसरी तरफ हम सत्या को जेल के अंदर देखते हैं और उस जेल के अंदर उसके ही ऑफिस से सिविल इंजीनियर का सर्टिफिकेट लेने वाले उस आदमी को देखकर वो उससे कहता है कि लगता है तुम्हारी ही वजह से मैं यहाँ पर पकड़ा गया, क्या तुमने पुलिस को फेक सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया था। वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि नहीं नहीं, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। यहाँ इस तरफ शंकर जब अपने रूम पर आता है तो उसके रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। ये सब कुछ देखकर शंकर परेशान हो जाता है और घर के अंदर राजेश भी मौजूद नहीं था, इसलिए वो सोचने लगता है कि उसका मामा कहाँ गया। यहाँ पर हम जग्गा भाई को देखते हैं और उसने ही राजेश को किडनैप कर लिया था। शंकर भी तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर जग्गा भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगा, मुझे बस 1 महीने का टाइम दो और फिलहाल मेरे मामा को छोड़ दो। लेकिन जग्गा भाई उसे कहता है कि तुमने जिससे पैसे दिए थे उसे तो पुलिस उठाकर ले गई है, तो फिर तुम्हें जॉब कैसे मिलेगी और तू मेरे पैसे कैसे वापस करेगा। जब पैसे लौटाएगा तब की बात है, तब तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए वो डॉक्टर को राजेश की किडनी निकालने के लिए कहता है। लेकिन अब ये देखकर शंकर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी लोगों से फाइटिंग करने लगता है। वहां पर मौजूद सभी गुंडों की अच्छी तरीके से धुलाई करता है और अब वो सभी लोग बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। फिर शंकर जग्गा भाई से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं तुम्हारे पैसे 1 महीने के अंदर दे दूंगा, लेकिन मेरे मामा को इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कहकर वो राजेश को लेकर वहां से चला जाता है। अब उसके 2 दिन बाद शंकर के पिताजी हैदराबाद आते हैं अपने बेटे से मिलने के लिए। वो उसे यहाँ पर कहते हैं कि तुमने अभी तक कोई भी काम नहीं ढूंढा है और तुम जल्दी से सुधर जाओ, अपने सर पर जिम्मेदारी लो, इसलिए हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की देखी है
तो अब यहाँ पर पहले तो शंकर शादी के लिए मना करने लगता है, लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि लड़की वाले 10 लाख रुपए दहेज के तौर पर देने के लिए तैयार है और लड़की पढ़ी लिखी है और जॉब भी करती है। तो शंकर कहता है कि क्या लड़की काम पर जाएगी और मैं घर के काम करूंगा? नहीं नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। लेकिन अब उसका राजेश मामा उसे कन्विंस करने लगता है कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, वरना मेरे किडनी के 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? उस जग्गा भाई को पैसे तो देने पड़ेंगे, वरना वो हमारे ऊपर फिर से हमला कर देगा। तो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर शंकर शादी करने के लिए मान जाता है। उसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सत्या को रिहा करने के लिए इंस्पेक्टर उसके लिए एक वकील लेकर आया था। अब उस वकील को देखकर सत्या कहता है कि अरे इसने तो हमारा ही ऑफिस से झूठा सर्टिफिकेट लिया था, ये तुम किस एरे गेरे को लेकर आ गए? क्या ये मेरा केस लड़ पाएगा या नहीं? तो वो वकील कहता है कि सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मुझे केस लड़ने का बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, आप बस सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब थोड़ी देर बाद में कोर्ट में केस शुरू हो जाता है। यहाँ पर जज साहब पहले सत्या को बहुत ज्यादा डांटते हैं, कहते हैं कि ऐसे फेक सर्टिफिकेट बनाकर बिजनेस करने में तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? इसकी वजह से लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है। सत्या कहता है कि जज साहब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, ऐसे फेक सर्टिफिकेट बनने का बिजनेस मैं नहीं चलाता। तभी उसका वकील भी खड़ा होकर कहता है कि सर मेरे क्लाइंट को पुलिस ने बेवजह ही गिरफ्तार कर लिया है, उनके ऊपर नकली सर्टिफिकेट बनाने का झूठा आरोप लगा है। अगर ऐसा होता तो जिन लोगों ने नकली सर्टिफिकेट बनवाए हैं उन सभी लोगों की लिस्ट और उनमें से कोई एक गवाह तो होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए जब तक ठोस सबूत नहीं मिल जाते तब तक मेरे क्लाइंट को जमानत के तौर पर बेल मिलनी चाहिए। लेकिन अब जज साहब उसके पास जो रिपोर्ट आई होती है उसे देखकर कहते हैं कि सत्य के पास ज्यादा मात्रा में पैसे और प्रॉपर्टी पाई गई है, तो इतने सारे पैसे उसके पास कैसे आए? जब पुलिस उसके ऑफिस गई थी तो वहाँ पर सभी लोग भाग गए और वहाँ पर कुछ सस्पिशियस डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। ये सब कुछ देखने के बाद इस केस को झूठा तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए पुलिस को इस केस में आगे इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दिया जाता है। तब तक सत्या को जेल के अंदर ही रहना होगा। अब यहाँ दूसरी तरफ हम शंकर और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो लड़की को देखने के लिए आए होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर लड़की और कोई नहीं है बल्कि दीप्ति ही होती है, जिसे देखकर मामा और भांजा दोनों ही शॉक रह जाते हैं। दीप्ति कहती है कि मुझे लड़का पसंद है। तो यहाँ पर राजेश भी कहता है कि हाँ शंकर को भी लड़की पसंद है, और वो उसे कहता है कि इस रिश्ते को हाँ कर दो, फिलहाल हमें पैसों की बहुत जरूरत है, फिर शादी के बाद तुम इस लड़की से सारा काम करवाना और इसे अपने मुट्ठी में रखना। अब राजेश की ये बात सुनकर शंकर शादी के लिए मान जाता है। अब उसके अगले सीन में हम सत्या और उसके भाई सेल्वा को देखते हैं। दरअसल सेल्वा ने जमानत के तौर पर और पैसे देकर सत्या को जेल से बाहर निकाल दिया था, मतलब कि फेक सर्टिफिकेट बनाने का आरोप सही साबित नहीं हो जाता तब तक वो बाहर रह सकता है। तो अब यहाँ पर सेल्वा सत्या से कहता है कि ये नकली सर्टिफिकेट बनाने का आइडिया मैंने ही तुम्हें दिया था, लेकिन तुम्हारे पास पैसे और बहुत सारे लोगों की कांटेक्ट होने की वजह से तुमने उसका इस्तेमाल करते हुए तुरंत इस बिजनेस को शुरू कर दिया, और वो भी मुझे बिना बताए, ताकि तुम इसका सारा प्रॉफिट खुद ही रख लो। लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम मुझे इस बिजनेस में पार्टनरशिप के तौर पर ले लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो पुलिस का खतरा मंडरा रहा है। जब तुम जेल में जाओगे तब मैं यहाँ पर सारा बिजनेस संभालूंगा। लेकिन सत्या उसे कहता है कि ये सारे पैसे मेरे हैं और ये बिजनेस भी, इसमें मैं तुम्हें पार्टनर नहीं बनाऊंगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब उसके अगले दिन शंकर और राजेश दीप्ति से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि एक गार्डन में बच्चों को पढ़ा रही होती है। तो यहाँ पर शंकर उसे कहता है कि हमारे 2 लाख रुपए तुम्हारे पास है, वो पैसे तुम हमें कब लौटाओगी? और मैंने सुना है कि तुम्हारी हाल ही में सरकारी नौकरी लगी है, अगर तुमने हमारे पैसे नहीं दिए तो मैं मीडिया के सामने जाकर कह दूंगा कि तुम्हारी डिग्री और सर्टिफिकेट सब कुछ नकली है, तो फिर तुम्हारी जॉब चली जाएगी और क्या होगा ये तो तुम्हें पता ही है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। ये बात सुनकर दीप्ति तो टेंशन में आ जाती है। अब इतने में उसे सत्या का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि जितने भी लोगों ने हमसे सर्टिफिकेट लिया है उन सभी लोगों की लिस्ट मुझे चाहिए, और मेरे गिरफ्तार होने से पहले ऑफिस में जो 15 लाख रुपए थे वो कहाँ पर है? वो तुम्हारे पास ही है ना, वो पैसे लेकर आओ। लेकिन दीप्ति कहती है कि मुझे उन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। तो सत्या भी सोचने लगता है कि अगर इस लड़की को नहीं पता तो वो पैसे कहाँ गए। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं दीप्ति अच्छी तरीके से तैयार होकर शंकर के घर पर जाती है और उसे प्रपोज करती है। कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। तो शंकर यहाँ पर पिघल जाता है और यहाँ से उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। यहाँ इस तरफ सत्या अपने घर पर आता है तो उसकी पत्नी उसे डांटने लगती है। कहती है कि हमारे पीछे तुम फेक सर्टिफिकेट बनाने का बिजनेस कर रहे थे, और ये बात सब लोगों को पता चलने की वजह से मेरा बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है, सभी लोग मुझे ताने मार रहे हैं। ऐसा कहकर वो नाराज होकर अंदर चली जाती है। फिर सत्या अपने बेटे के पास जाकर उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे आपकी तरह नहीं बनना, मैं पढ़ाई करके सही तरीके से पैसे कमाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझसे दूर हो जाओ। अब ये सब कुछ देखकर सत्या भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सोचने लगता है कि कहीं उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। फिर उसके अगले दिन हम अदालत में देखते हैं, जहां कोर्ट में एक केस चल रहा होता है। एक बूढ़ा आदमी जज साहब से कहता है कि उसके बेटे ने अच्छे तरीके से पढ़ाई करके डिग्री हासिल की, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी। कुछ लोग नकली सर्टिफिकेट बनाकर कंपनी में काम पर लग गए, और इन जैसे लोगों की वजह से जो लड़के मेहनत करके पढ़ाई करते हैं उन लोगों को जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है। और इसी करियर की टेंशन में आकर मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। इसलिए जज साहब अब मुझे न्याय चाहिए,
ये सारे नकली सर्टिफिकेट लेकर काम करने वाले लोग, उन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जज साहब आदेश देते हैं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि समाज में बिना पढ़ाई किए नकली सर्टिफिकेट से लोग डॉक्टर, वकील, पुलिस ये सब कुछ बन रहे हैं और मेहनत करने वाले लोग उनके हाथ में कुछ नहीं लग रहा। और जो लोग इस तरह की नौकरियां कर रहे हैं उसकी वजह से पब्लिक का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए अब सत्या को गिरफ्तार करके जिन लोगों ने भी फेक सर्टिफिकेट बनाए हैं उन सब लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए और उसे कोर्ट में पेश किया जाए, जिसके चलते उन्हें उनके काम से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब टीवी न्यूज में ये खबर सुनने के बाद जिन जिन लोगों ने नकली सर्टिफिकेट लिया था वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं उनके बारे में लोगों को पता ना चल जाए। अब उसके अगले ही दिन एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर आती है कि सत्या का किसी ने खून कर दिया है और उसके खून का इल्जाम उसके भाई सेल्वा पर आ जाता है। इसलिए उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन सेल्वा का वकील कहता है कि सर, पोस्टमार्टम के हिसाब से और उनके घर में जो लोग मौजूद थे उनसे पूछने पर यह बात पता चली है कि सत्या का मर्डर 11 बजे हुआ है और कल मेरा क्लाइंट सेल्वा सत्या के घर पर गया था, लेकिन वो तो 10 बजे उसके घर से निकल गया था। तो फिर सेल्वा मर्डर कैसे कर सकता है? और ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए अब जज साहब सेल्वा को कोई बड़ी सजा ना देते हुए उसे बाइज्जत बरी करते हैं। फिर उसके अगले दिन हम शंकर को देखते हैं जो कि गार्डन में ऐसे ही मायूस बैठा होता है। तभी उसके पास एक बच्ची आती है और उसके हाथ पर राखी बांधती है क्योंकि आज रक्षाबंधन था। इतने में ही वहां पर दीप्ति भी आती है और उससे पूछती है कि शंकर, तुम इतने उदास क्यों हो? तो दोस्तों अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। शंकर उसे हैदराबाद आने का असली कारण बताने लगता है। दरअसल दोस्तों शंकर की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था रम्या। शंकर अपने बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था और ये दोनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुशी से रहते थे। रम्या को कथक डांस करना बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए शंकर उसे डांस एकेडमी में भी एडमिशन करवा देता है। अब ऐसे ही एक दिन ये लोग घर पर कथक डांस कर रहे होते हैं और तभी अचानक रम्या के पेट में बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है। तो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना होगा और उसके पेट में एक बहुत बड़ी गांठ भी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों इस ऑपरेशन में शंकर के बहन की मौत हो जाती है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि आपको अपने बेटे को यहाँ पर लाने में देर हो गई, इससे पहले उसका जल्दी से इलाज होना चाहिए था, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। अब यहाँ पर अपने बहन को मरा हुआ देखकर शंकर बहुत ही दुखी हो जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है। उसके बाद रम्या के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है और तभी वहां पर उसकी दोस्त जो कि एक नर्स होती है, तो वो रम्या को देखती है तो उसे पता चलता है कि ऑपरेशन तो गलत जगह पर हुआ है। वो ये बात तुरंत ही शंकर को बताती है कि अगर उसे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी तो उसका ऑपरेशन दूसरे साइड होना चाहिए था, यानी कि वो एक फर्जी डॉक्टर है जिसने डॉक्टर की पढ़ाई भी नहीं की होगी। अब ये बात सुनने के बाद शंकर तुरंत ही उस हॉस्पिटल में जाता है और उस डॉक्टर को बहुत ही बेरहमी से मारता पीटता है और फिर पुलिस उस डॉक्टर को पकड़ कर ले जाती है। अब शंकर इस बात का पता लगाना चाहता था कि उस डॉक्टर को नकली सर्टिफिकेट और डिग्री किसने दी, जिसके बलबूते पर वो डॉक्टर बन गया और यहाँ पर काम कर रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग नकली सर्टिफिकेट दिखाकर बहुत सारी जगह पर काम कर रहे होंगे, तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, उनका पर्दाफाश करने के लिए वो यहाँ हैदराबाद आ चुका था और इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, शंकर को उसे पकड़ना था। अब यहाँ पर वो दीप्ति को बताता है कि मैंने उस सत्या की हत्या की है। उस सत्या के पास जाकर एक नुकीले हथियार से उसके पेट पर वार कर दिया और उसे मार डाला, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं हो रहा था कि बाहर दुनिया में ऐसे फेक सर्टिफिकेट ले जाकर लोगों का ही नुकसान हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर दीप्ति उसे एक पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इसके अंदर उन सभी लोगों की लिस्ट है जिन्होंने नकली सर्टिफिकेट बनवाया है, उन्हें भी सस्पेंड कर देना चाहिए ताकि इन गलत डिग्रियों की वजह से किसी की मौत ना हो जाए। लेकिन अब ये उन दोनों की बात गार्डन में खड़ा एक लड़का सुन लेता है और वो तुरंत ही सिल्वा भाई को कॉल करके ये बात बता देता है। तो अब यहाँ पर जब रात को शंकर अपनी बाइक से जा रहा था तो कुछ गुंडे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये वही सीन है जिससे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब शंकर भी उन लोगों को मारते पीटते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो घायल होकर बेहोश हो जाता है और पुलिस उसे हॉस्पिटल ले आती है। लेकिन अब उसके अगले ही दिन वो हमलावर फिर से हॉस्पिटल में आ जाते हैं और यहाँ पर उनके शंकर के साथ फाइटिंग शुरू हो जाती है। तभी वो खबर देने वाला लड़का सेल्वा को वीडियो कॉल करके उसके जरिए शंकर को बताता है कि देखो तुम्हारा बाप मेरे पास है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हालत में है, तुम तुरंत ही वो पेन ड्राइव लेकर मेरे पास आ जाओ वरना मैं तुम्हारे बाप को मार दूंगा। दरअसल सेल्वा उन लिस्ट में से सभी लोगों को कॉल करके उनसे पैसे लूटना चाहता था कि मुझे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हारे सच्चाई मीडिया के सामने बता दूंगा। और उनके पास नकली डिग्री है ये बात बाहर ना आए, इसी डर की वजह से वो लोग उससे पैसे दे देते हैं। इसलिए सेल्वा को वो पेनड्राइव चाहिए था। अब उसके थोड़ी देर बाद तुरंत ही शंकर उसके अड्डे पर पहुंच जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है। अपने पिता को इतना ज्यादा जख्मी देखकर शंकर बहुत ही बेरहमी से उन सभी लोगों को मारने लगता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आकर वो सेल्वा को भी मार देता है। अब कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि शंकर ने उस पेन ड्राइव में जिन भी लोगों की लिस्ट थी जिन्होंने नकली सर्टिफिकेट बनवाए थे उन लोगों की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है और उन लोगों के बारे में पता चलने की वजह से उन्हें तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाता है और पुलिस भी उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। और इस तरह से यहाँ पर शंकर का काम पूरा हो जाता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।